आज 19 सितंबर 2022 है, सोमवार का दिन है। आज का न्यूज एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज देख पा रहे हो, उस इमेज में आप देख रहे हो कि एक अर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया है ताइवान के अंदर। काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक रहा है, 6.8 मैग्नीट्यूड इसका बताया जा रहा है। और काफ़ी डैमेज इसने, काफ़ी कॉलेप्स वगैरह किया है इसने ताइवान के अंदर। और काफ़ी बिल्डिंगें कॉलेप्स हो गई हैं, ट्रेन्स हैं जो डिरेल हो गई है, काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन ताइवान के अंदर क्रिएट हुआ है इसकी वजह से। और 400 टूरिस्ट गए हुए थे, वो फंस चुके हैं वहाँ पे एक तरह से। ये सभी बातें इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के रिगार्डिंग बताई जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये NSCN जो है IM है ना, वो रिज्यूम करेगा जो टॉक्स है सेंटर के साथ, उसके रिगार्डिंग इसमें बात की गई है। अब हम देख लेते हैं कि NSCN क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, किस तरह से इस पूरे ग्रुप का इवोल्यूशन अब तक हुआ है ना। तो वो यदि हम देखने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एक, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के लिए है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। और इसी को इसको जो NSCN-IM है, ये जिस IM का यहाँ पे मतलब निकलता है, ये जो ग्रुप है वो इसाक मुहिवा का ग्रुप है, ये आपको समझना है ना। तो इसका थोड़ा पहले हम इवोल्यूशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में कि ये क्या है पूरा और किस तरह से ये बातें यहाँ पे चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है 1826 के अंदर, 1826 के अंदर ब्रिटिश जो है उन्होंने असम को एक तरह से क्या कर लिया है, कब्जे में ले लिया अपने। और सब्सिक्वेंट तरीके से उन्होंने फिर नागा हिल डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन कर दिया 1826 के अंदर। ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। ये काम कब हुआ है, 1826 के अंदर हुई है ये वाली चीज़ जो हुई है, ठीक है। सो 1826 में ये हो गया आपका। उसके बाद में 1918 के अंदर होता है कुल मिला के, और फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ नागा क्लब डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तो एक नागा क्लब का फॉर्मेशन होता है 1918 के अंदर, और वो डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी के लिए। उसके बाद में एजेड फीजो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान रखना है आपको। एजेड फीजो जो है वो ये क्या बनाता है, नागा नेशनल काउंसिल बनाते हैं NNC, और ये डिक्लेयर करता है नागाज के इंडिपेंडेंस को 1946 के अंदर। आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है। 1963 के अंदर फाइनली प्रेशर में आके, प्रेशर ज़्यादा उचित वर्ड रहेगा यहाँ पे, और नागा स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है फाइनली। 1975 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अकॉर्ड होगा जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। और ये अकॉर्ड होता है शिलोंग अकॉर्ड, ठीक है। और जो NNC है, NNC क्या है, नागा नेशनल काउंसिल, वो कुल मिला के अपने हथियार गिव अप कर देती है, और डिस्कॉर्ड ओवर डील NNC स्प्लिट हो जाता है NSCN। तो NNC में क्या होता है, स्प्लिट होता है, और NSCN का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। NSCN फर्दर स्प्लिट करता है, कब स्प्लिट करता है, 1998 के अंदर। और खापलांग और IM, जिसको कि हमने देख लिया अभी, इसाक मुहिवा, ये दो ग्रुप क्रिएट होते हैं कुल मिला के बाद में जाके। 1997 के अंदर क्या होता है, NSCN IM साइन करता है सीज फायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ में। एंड फाइनली 2015 के अंदर जो क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद NSCN IM के साथ साइन होता है, और डिटेल्स नॉट डिस्क्लोज, लेकिन डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ये पूरा इवोल्यूशन रहा इस तरह से, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये जो आपका C और NSCN किस तरह से बना है, और फिर NSCN में भी किस तरह से मतलब एक तरह से डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, एंड फाइनली किस तरह से NSCN IM उसमें से निकल के आता है, और किस तरह से वो एग्रीमेंट साइन करता है। ये सभी हमने इवोल्यूशन को पूरा यहाँ पे देखा। अब प्रेजेंटली क्या बात चल रही है उसके रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं, तो अभी क्या चल रहा है आपको पता है कि काफ़ी जितना भी इंसर्जेंसी वाली इवेंट होती है उन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और एक डिस्कोर्स के थ्रू, संवाद के थ्रू, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स के थ्रू एक कंसेंसस पे आने की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसी में यहाँ पे क्या हुआ है फाइनली कि NSCN रिज्यूम करेगा अपनी पीस टॉक्स को सेंटर के साथ में। तो इसमें कुछ इंटरलॉक्यूटर हैं, जैसा कि आपको नाम वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। AK मिश्रा है, पहले कुछ और थे, अभी AK मिश्रा जो है इंटरलॉक्यूटर हैं। एंड ये जो है एग्रीमेंट कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीजन हो रहा है। 11 तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं NSCN की तरफ से, NSCN की तरफ से 11 रिप्रेजेंटेटिव है, और 22 मेंबर की कोर कमेटी है, नागा पॉलिटिकल इशू कंप्राइजिंग MPs, एंड ये आपस में जाके बात कर रहे हैं, एंड फाइनली डिसाइड किया जा रहा है, टॉक्स को रिज्यूम किया जा रहा है। तो इनकी कुछ अपनी डिमांड्स थी काफ़ी सारी है ना, तो उन डिमांड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुलफिल करने से मना कर दिया था। लाइक नागा जो थे वो अपनी तरफ से जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी नेशन बनाने की डिमांड थी, फिर इनको स्टेट दे दिया गया, फिर उसके बाद में फर्दर डिमांड्स को मॉडिफाइड किया गया। उनकी डिमांड थी कि हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा खुद का ध्वज होना चाहिए, काइंड ऑफ इस तरीके की डिमांड रखी गई। तो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हम अलग से अलाउ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं उनका हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन कर सकते हैं।
और राष्ट्र आपका अलग से एक ध्वज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। हाँ, आपको कल्चरल ध्वज दिया जा सकता है, काइंड ऑफ इस तरीके की यहाँ पे बातें रखी गई। और इस तरह से एक तरह से ये NSCN जो है अभी दोबारा से रिज्यूम कर रहा है टॉक्स को, क्योंकि 2023 के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे पहले कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व कर लिया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में यही था। अब हम आगे देखते हैं। तो काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लाइक लंपी स्किन डिजीज जो है ना। और ये जो वायरस है वो डिफरेंट है। 2019 में जो वर्जन था वायरस का लंपी स्किन डिजीज के लिए, उससे काफ़ी डिफरेंट वायरस है ये, यहाँ पे बात की जा रही है। तो अभी बताया जा रहा है कि इससे 50,000 के आसपास कैटल्स मर चुकी है इंडिया के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काउस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इसकी वजह से। तो बता रहा है कि काफ़ी सब्सिक्वेंटली डिफरेंट है ये ना, एक तरह से मतलब काफ़ी डिफरेंट है ये जो वायरस है 2019 के अंदर जो वायरस था उससे, क्योंकि हमने पहले काफ़ी बार बात की है लंपी स्किन डिजीज के बारे में और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में, इसके वायरस के बारे में, किससे हो रही है डिजीज एक्चुअली में। तो जब हमने पूरी बात कर ली तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं। अभी इस न्यूज़ को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। और एक ईरानियन वुमेन्स डेथ है जो इसमें स्पार्क किया है ड्रेस कोड डिबेट। तो ड्रेस कोड डिबेट है वो स्पार्क किया है। आयरनियन जो एक वुमेन है उनकी डेथ हो गई अभी, पुलिस के उनको गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे बताया गया कि 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से फीमेल्स के लिए एक ड्रेस कोड वगैरह मतलब डिसाइड किया गया है कि उनको सर के ऊपर स्कार्फ वगैरह मतलब हेड स्कार्फ वगैरह लगाना होगा। और एक उसका काम कौन, मोरलिटी पुलिसिंग होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यदि मतलब महिलाएं इसको फॉलो नहीं करती हैं तो काफ़ी उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। तो ऐसी एक इवेंट होती है, उसमें महिला की डेथ हो जाती है। उसके बाद काफ़ी बड़ी एक डिबेट स्पार्क्स वहाँ पे हो गई है, यह मोरलिटी वाली पुलिसिंग जो है वो कितनी उचित है, कितनी सही है। और ये जो पुलिस जो है मोरलिटी पुलिसिंग जो कर रही है और जिससे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए लोगों को जेल में डाला जा रहा है, महिलाओं को जेल में डाला जा रहा है, इतने हार्श मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक बहस वहाँ पे मतलब स्टार्ट हो गई है। और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट है, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंस लोग वहाँ पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सभी इसमें अब आगे बढ़ के बोल रहे हैं कुल मिला के। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। नेट डायरेक्ट टैक्स किटी करो 7 लाख करोड़। तो मतलब जो नेट डायरेक्ट टैक्स है वो काफ़ी 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि 23.3% का राइज हुआ है, ठीक है, ओवरऑल जो आपका। तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमिकल रिवाइवल इंडिया के अंदर हो रहा है और इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी हमारी जो है आपस में पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो जहाँ पे कि आपका केवल 5,68,147 करोड़ का कलेक्शन हो पाया था 17 सितंबर 2021 तक, इस बार जो कलेक्शन हमारा हुआ है वो 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो इससे साफ साफ इंडिकेशन है, एक तरह से इंगित करता है कि हमारे यहाँ पे जीएसटी से रिकवरी सॉरी मतलब कोविड से हमारे यहाँ पे रिकवरी हो रही है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि यहाँ पे इतने ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स वगैरह को हमें को जानने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और यहाँ से इसका इंडिकेशन यही निकल के आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं ना। एकलव्य स्कूल का कंसेप्ट देखेंगे, वाराणसी अभी क्यों न्यूज में है वो भी देखेंगे, और देन फास्ट ट्रैक कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ न्यूज है, उन सब चीज़ों को हम थोड़ा देखेंगे। तो एकलव्य स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है एकलव्य स्कूल का, वो पूरा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एकलव्य स्कूल, अभी क्या स्टेटस चल रहा है उस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे हम। तो डेस्पाइट सैंक्शनिंग रिकॉर्ड नंबर ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो काफ़ी सारी स्कूल से सैंक्शन की गई है ना, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन स्कूल्स को सैंक्शन किया गया। एंड फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं ये स्कूल जो होती हैं, और इनको सेटअप किया गया है। काफ़ी सारे सैंक्शंस मतलब काफ़ी सारी स्कूल सैंक्शन भी की गई हैं, है ना। तो इसमें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS करके है जो मैनेज करता है स्कूल्स को, ठीक है। मैनेज दीज स्कूल्स इन 2018। द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सो फार बीन अनेबल टू फिक्स द टीचर शॉर्टेज, काफ़ी टीचर्स की शॉर्टेज है एकलव्य स्कूल्स के अंदर, तो उसको अभी तक जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, रिजॉल्व नहीं कर पाई है। अक्रॉस दी 378 ऑफ सच स्कूल्स आर करंटली फंक्शनल। अभी 378 इस टाइप के स्कूल्स जो है फंक्शनल है, उनके अंदर भी टीचर्स की शॉर्टेज है। वो जो टीचर्स की शॉर्टेज है उसको एक तरह से जो मिनिस्ट्री है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। इस स्कूल का नाम रखना है, याद रखना है आपको, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS। तो EMRS स्कीम कब लॉन्च हुई, क्या है इसका मतलब, क्या पर्पज है, तो ये एक तरह से रेजिडेंशियल स्कूल्स है फॉर इंडियन ट्राइबल्स के लिए, ST जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है उनके लिए अक्रॉस द इंडिया है। और ये 1997-1998 में स्कीम एक तरह से स्टार्ट की गई थी। और एज पर द बजट 2018-19 है ना, एवरी ब्लॉक में क्या हो चुका है, एवरी ब्लॉक कहता है विद मोर देन 50%। तो जहाँ पे भी हर ब्लॉक में 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन है एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन, सही क्राइटेरिया आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो हर ब्लॉक के अंदर जहाँ पे कि 50% से ज़्यादा ST पॉपुलेशन है, प्लस में 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पर्सन है, विल हैव एन, तो वहाँ पे एक एकलव्य स्कूल होना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होना जरूरी है बाय द ईयर 2022, है ना।
तो ये बात यहाँ पे रखी गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट एकलव्य स्कूल। तो एकलव्य स्कूल की हमने यहाँ पे बात कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई है, होता क्या है, इसको रखने का क्राइटेरिया क्या होता है काइंड ऑफ, और कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही है, वो तो इतना टफ नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है कुल मिला के। अब हम देख लेते हैं वाराणसी के रिगार्डिंग, वाराणसी क्यों न्यूज़ के अंदर है अभी। तो द सिटी ऑफ वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एसईओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड 2022-23। तो फर्स्ट एवर इसे क्या किया गया, फर्स्ट एवर टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे 2022-23 के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो ये 22 मीटिंग थी, है ना, 22वीं मीटिंग थी ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स की इन द स्टेट ऑफ उज्बेकिस्तान में होता है, समरकंद के अंदर हुई थी ये मीटिंग, हमको काफ़ी अच्छे से पता है ना, शनिवार के दिन। तो नॉमिनेशन ऑफ द वाराणसी एज द फर्स्ट एवर एसईओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल विल प्रमोट। तो इससे क्या होगा, पहली बार इस ऐसे किया गया है कि नॉमिनेशन किया गया है वाराणसी का फर्स्ट एवर एसईओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे। तो इससे प्रमोट होगा टूरिज्म, कल्चर, ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज वगैरह होगा बिटवीन इंडियन एसईओ मेंबर्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में। तो काफ़ी अच्छा सब कुछ ही रहने वाला है। तो इससे एक बॉन्डिंग बनेगी, कल्चरल टाइज आपस में एक दूसरे की मजबूत होंगी, हार्मोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी एनहांस द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड कल्चरल लिंकेज एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को ही बढ़ाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इट ऑल्सो अंडरलाइंस इंडियाज एंशियंट सिविलाइजेशन लिंक्स विद द मेंबर स्टेट्स ऑफ एसईओ। हमको पता है हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी एंशियंट है, काफ़ी पुरानी है, ईरानियन सिविलाइजेशन, इनकी भी हम बात करें तो काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, एंशियंट सिविलाइजेशन है। तो सभी का आपस में यहाँ पे एक तरह से कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि वाराणसी जो काशी है हमको उसको एक एंशियंट सिटी के तौर पे देखते हैं, जिसकी कि अपनी एक कल्चर रही है, जिसका कि अपना एक हेरिटेज है। तो वो कल्चर हेरिटेज एक तरह से जब एक एक्सचेंज होगा डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ में, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन को ग्लोरीफाइड भी करेगा और लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और स्पेशली जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन वगैरह होगा। तो इस वजह से वाराणसी थोड़ा न्यूज़ में था, इसको अच्छे से आपको देख लेना है। अब फाइनली हम देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्या है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो लॉ मिनिस्टर जो है हमारे हैज आस्क्ड फॉर फास्ट सेटिंग अप ऑफ एफटीसीज एंड एफटीएससीज। तो एफटीसीज एंड एफटीएससीज के बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियली रिकमेंड किए गए थे 11th एंड 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर। तो वहाँ पे आपको बताना है कि अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है, कितनी साल के लिए है, इसको कौन हेड कर रहे हैं इस फाइनेंस कमीशन को। और जो फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, एनके सिंह जी जो हेड कर रहे हैं, चेयरमैन जो है फाइनेंस कमीशन के, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कौन से एक्ट को उन्होंने रिव्यू किया, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। तो हम देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो इनिशियली रिकमेंडेशन दी गई थी 11th एंड 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर टू डील विद द केसेज ऑफ द सीरियस नेचर पेंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर। तो ऐसे केसेज जो सीरियस नेचर के हैं और 5 साल से पेंडिंग है, उन केसेज को काफ़ी फास्टली आपको डील करना है। उसके लिए 11th एंड 14th फाइनेंस कमीशन के दौरान ये बात की गई कि भाई एफटीसीज एंड एफटीएससीज बनाइए एक तरह से ना। तो एफटीएससी सेटअप अंडर द पॉस्को, जो बाई द पॉस्को जो है उसके अंदर एफटीएससी बनाए गए, जो चिल्ड्रंस को सेक्सुअल हैरेसमेंट से रोकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रोकता है। पॉस्को जो है एक्ट डिटेंट क्रिएट करता है, उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इसको लाया गया एंड हियरिंग द केस रिलेटेड टू चिल्ड्रन के लिए इसको रखा गया। सेटिंग अप एंड इट्स फंक्शंस कम अंडर द, इसके अंदर आते हैं, इसके फंक्शन जो आते हैं स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स। तो स्टेट्स के अंदर आते हैं, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है, और इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स के कंसल्टेशन के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वगैरह की हमने काफ़ी हद तक बात कर लिया। ना हम आज आप आगे बढ़ते हैं और आज के एडिटोरियल को देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो किस तरीके के प्रोसेस को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके लिए किस तरह से पूरी चीज़ें होंगी और कौन फाइनल अथॉरिटी होगा जिस चीज़ को कंक्लूड करेगा एंड फाइनली नोटिफाइड करेगा शेड्यूल ट्राइब्स को पर्टिकुलर ट्राइबल लिस्ट के अंदर। किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड कौन मतलब फाइनल अथॉरिटी होगा जो करेगा, काइंड ऑफ पूरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहने वाला है। तो इसको देख लेते हैं। तो अब हुआ क्या है, 14 सितंबर के दिन हुआ है कि प्रपोजल दिया गया है सेवरल ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवाने का। इसमें ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ताकि उनको एसटीज के बेनिफिट्स मिल पाए। तो आपको यदि पता होना चाहिए कुछ, यदि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स यदि आपको बताना चाहूँ कि कितनी कम्युनिटी है जो एसटी है, तो अराउंड 10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन में हमारी कंट्री के अंदर एसटी जाते हैं, जो कि एंटायर पॉपुलेशन का 8.6% शेयर करते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि 10 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ जो पॉपुलेशन है एसटीज की वो शहरों के अंदर रहती है, अदरवाइज सारी जो पॉपुलेशन है वो गाँवों के अंदर रहती है मोस्टली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो कम्युनिटीज़ इंक्लूड की गई हैं अभी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर। तो कम्युनिटीज अप्रूव्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इन द एसटी लिस्ट आर द हेटी ट्राइब, जो हेटी ट्राइब है एक तो ना ट्रांसगिरी एरिया ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की इन हिमाचल प्रदेश, उसको इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा हिल ट्राइब्स ऑफ द नरिकोवरन, ठीक है, नरिकोरवन, एंड दूसरा है आपका कुरीविकरण,
और जो तमिलनाडु के जो एरियाज है, एंड एक है बिंजिया कम्युनिटी इन द छत्तीसगढ़ एंड गोंड कम्युनिटी इन सेंट्रल सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वगैरह। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब अब हमको ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे कि किस तरह से कम्युनिटी को ऐड किया जाता है ना, SC और ST लिस्ट के अंदर किस तरह से कम्युनिटीज़ को ऐड किया जाता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि यदि किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को यदि किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर इंक्लूड करवाना है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सक्लूजन इंक्लूजन के रिगार्डिंग बात करती है। तो उसमें फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट के पास होता है इस चीज़ का, और आर्टिकल 341 एंड 342 के अंदर पावर वेस्टेड है प्रेसिडेंट के अंदर कि वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे और नोटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्राइब जो है शेड्यूल है और कौन सी ट्राइब शेड्यूल कास्ट में जाएगी और कौन सी शेड्यूल ट्राइब्स में जाएगी, कौन सी एक्चुअली में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों को ही इंक्लूजन करवाने का प्रोविजन जो है आर्टिकल 341 एंड 342 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था इंक्लूजन ऑफ दी एनी कम्युनिटी इन द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट लिस्ट के कम इनटू इफेक्ट ओनली बाई प्रेसिडेंट का असेंट जब बिल को मिल जाता है उसके बाद ही इसके रिगार्डिंग कुछ बातें प्रोविजन यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट वो रिकमेंड करती है सर्टेन कम्युनिटीज को कि इनको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है SCs एंड STs की लिस्ट से। तो उसकी रिकमेंडेशन को सबसे पहले स्टडी किया जाता है, और कौन स्टडी करता है इसको पूरा इस रिकमेंडेशन को। तो इसमें दिखा हुआ है दिस रिकमेंडेशन मे कम फ्रॉम स्टडीज इन द कमीशंस लाइक द केस ऑफ द क्लासिफिकेशन हेती कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो पहले तो काफ़ी सारी स्टडीज के बाद में उसको रिकमेंड किया जाएगा, तो ऐसे रिकमेंड नहीं किया जाएगा, बहुत सारी जो स्टडीज होंगी वो रिकमेंड करने के लिए मतलब एक आधार बनेगी। उसके बाद में ये जो होगा इसको आगे कहाँ पे भेजा जाएगा, तो आफ्टर दिस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो होगा थ्रू इट्स ऑन डेलिब्रेशन एग्जामिन करेगा पूरा इस चीज़ को, और फिर बाद में इसको रिकमेंडेशन को वो RGI के पास भेजेंगे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, उनके पास इस चीज़ को भेजा जाएगा। वंस अप्रूव्ड बाई RGI जब अप्रूव कर देगा इस चीज़ को, द प्रपोजल इज सेंड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास में भेज दिया जाएगा इसको। फॉलोइंग विद द प्रपोजल इज सेंड बैक टू द यूनियन गवर्नमेंट के पास दोबारा उस प्रपोजल को भेज दिया जाएगा, विच आफ्टर इंटरमिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस होंगे इंट्रोड्यूस इन द कैबिनेट फॉर फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट के सामने इसको लाया जाएगा, एंड देन बाद में बिल बन के आएगा अप्रूव फॉर द लिस्ट बाय द कैबिनेट अर्लियर, मतलब इसमें बिल वाज इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में बाय द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, और काइंड ऑफ इस तरह से बातें होंगी, और फाइनली फिर नोट जो होगा प्रेसिडेंट का मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर इसका रहेगा, चीज़ को ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी हुआ क्या है, कुछ कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, कुछ कम्युनिटीज़ को बाहर निकाला गया है इस लिस्ट से, तो उसकी रिगार्डिंग बात यहाँ पे लिखी गई है जो आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल ट्राइब्स, हाँ तो कुछ अब आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पे 11.3% बताया गया है ना, बताता हूँ पूरे जो आंकड़े हैं किस तरह से हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना है कि 2021 का भी सेंसस हो नहीं पाया है, 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें 705 एथनिक ग्रुप्स की बात की गई है, 705 एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी बात की गई है कि जो कि ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स हैं, मतलब 705 शेड्यूल ट्राइब्स हमारे यहाँ पे हैं। आर्टिकल 342 के अंदर इसके बारे में बात की गई है, और 10 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, एंड 1.04 करोड़ जो उनमें से अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, और 8.6% जो पॉपुलेशन है वो कुल मिला के ओवरऑल पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं वो, और 11.3% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ये होती है ना। तो एंड 11.3% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को ये बनाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने बात कर ली है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। हम क्राइसिस इन कॉकेसस की बात करते हैं। तो कॉकेसस के अंदर क्राइसिस चल रहा है, क्या है एडिटोरियल, इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। आर्मेनिया एंड अजरबैजान मस्ट वर्क आउट ए लास्टिंग सीज फायर। तो सीज फायर होना चाहिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, क्योंकि अभी पहले ही बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, पहले ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, काफ़ी रिफ्ट है अमेरिका और चाइना के बीच में, और उसके अलावा ताइवान और चाइना का इशू काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। ऐसी कंडीशन के अंदर आर्मेनिया अजरबैजान जो कि काफ़ी बार बार लड़ते रहते हैं, बार बार सीज फायर ब्रेक होता रहता है, तो उनको सीज फायर को बनाए रखने की रिक्वायरमेंट है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं। तो ये आप जॉन देख सकते हो, ये एरिया आप देख सकते हो, एक तरह से ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। ठीक है, ये वाला जो रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, तो ये है नगोर्नो कारबाख रीजन। नगोर्नो कारबाख रीजन जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रीजन रहता है। यहाँ पे अजरबैजान है ही, और ये आपका आर्मेनिया हो ही जाता है। लेक 7 करके है, इसको आपको याद रखना है। ऊपर जॉर्जिया रशिया यहाँ पे आ गए। हम देख लेते हैं पूरा इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो बार बार ये डिसरप्शन बार बार होता रहता है, बार बार क्लैशेज होते रहते हैं। तो वायलेंट जो बॉर्डर क्लैशेज बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव रेज्ड फियर्स ऑफ अनदर वॉर इन कॉकेसस। तो कॉकेसस में एक और वॉर होने की संभावना यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि क्लैशेज आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बढ़ चुके हैं अब इस टाइम पे। द कंट्रीज हैड फॉट ए डिजास्टरस वीक लॉन्ग वॉर इन 2020 ओवर द डिस्प्यूटेड। तो आपको पता है 2020 के अंदर डिस्प्यूटेड जो इलाका है, इसका नाम है नगोर्नो कारबाख रीजन, उसके ऊपर पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रह चुकी है। एंड अजरबैजान मेड गेन्स बिफोर रशिया फॉर से सीज फायर। तो रशिया के सीज फायर से पहले अजरबैजान ने गेन अचीव किया। आगे आटे इसमें यही बताना चाह रहे हैं
कि अभी जो हम बात देख रहे हैं बार बार, ये जो सीज फायर्स ब्रेक हो रहे हैं और जिस तरह से युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्राइसिस पहले ही चल रहा है। उसके बाद में बताते हैं कि अभी काफ़ी हद तक जो टर्की है वो अजरबैजान का साथ दे रहा है ना, और काफ़ी फ्रंट्स के ऊपर अजरबैजान का साथ दे रहा है। तो टर्की के लिए भी अभी जब इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर दोबारा से यदि ये कॉन्फ्लिक्ट आता है तो दिक्कत होगी। रशिया जो है वो अपनी पावर लूज कर ही रहा है, और रशिया भी अपने आप में एक वॉर के अंदर इंडल्ज है। तो रशिया का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, जितने भी इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में रशिया का अब जो एक तरह से शेयर हम बोल सकते हैं कि रशिया उतना अपर हैंड पे नहीं है, और रशिया चाह रहा है कि बस केवल सीज फायर हो जाए, डिस्प्यूट ज़्यादा आगे ना जाए, ठीक है। और अभी इसमें राइटर ये भी बताना चाह रहा है कि अजरबैजान जो है काफ़ी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। इन 2020 के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इट गॉट मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक असिस्टेंस फ्रॉम द टर्की, वाइल रशिया जो था वो रिलेक्टेंट रहा थोड़ा सा, ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो सिनेरियो बन रहे हैं, जो लैंड वगैरह का इशू इनके बीच में चलता है, ये सोवियत जो बना था यूनियन, तो यूएसए साथ बना था, उस टाइम से ही इशू है। बाद में जब दोनों अलग हो गए तब से डिस्प्यूट लगातार उठते जा रहे हैं, जिसमें कि एक दूसरे एरियाज़ के ऊपर वो एक दूसरे का अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बताया गया है। इसके अंदर इस एडिटोरियल में इन सब चीज़ों की बात की गई है। और फिर टर्की के लिए बाद में बताया गया है, विच इज़ ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द रशिया एंड द वेस्ट ओवर यूक्रेन, अनदर वॉर इन इट्स नेबरहुड वुड फर्दर कॉम्प्लिकेट फॉरेन पॉलिसी। तो ये काफ़ी टफ हो जाने वाला है, एक तरह से बोल रहा जा रहा है टर्की के लिए भी कि ऐसा होता है। तो द लास्ट थिंग द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज अनदर वॉर, द लास्ट थिंग द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज अनदर वॉर। सो मतलब द लास्ट थिंग द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज अनदर वॉर, मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये बोला जा रही है कि वॉर वगैरह नहीं होना चाहिए ना। फाइनली इसके अंदर ये बताया गया है। एंड ऑल साइड्स शुड एनफोर्स ए लास्टिंग सीज फायर बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में सीज फायर करवाने की सबको कोशिश करनी चाहिए, और पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही बातें यहाँ पे बताई गई है। हम देख लेते हैं एरा ऑफ वॉर इज ओवर हो चुका है। एरा ऑफ वॉर जो है उसके रिगार्डिंग क्या बात है। इंडिया डिड वेल टू क्वेश्चन वाला जो पुतिन जी है उनको यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग बात की है, और मोदी जी ने जो लाइन रखी है तो उसके रिगार्डिंग राइटर लिखते हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि एससीओ की भी समिट हो रही थी, शनिवार के दिन वो समिट थी, और उसके बाद वार्तालाप हुआ। उसमें मोदी जी ने बोला एक तरह से पुतिन जी को कि ये जो वॉर का टाइम नहीं है, ये जो है हार्मनी का, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स का टाइम है, क्योंकि अभी हम कैलेमिटी से जूझ रहे हैं, हम कोविड-19 से भी बाहर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर इस तरीके की वार जैसी चीज़ें उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान फोकस ऑन इंडक्टिंग ईरान एज मेंबर। तो ईरान को आपको पता है अभी 90 मेंबर के तौर पे इसमें एंट्री मिल चुकी है। ब्रॉडनिंग द एससीओ डायलॉग पार्टनर्स टू वेस्ट एंड साउथ एशिया एंड ऑन ट्रेड, टूरिज्म एंड वगैरह वगैरह यहाँ पे बातें की गई है। हाउएवर मोर फोकस वाज ऑन बायलैटरल मीटिंग्स ऑन साइडलाइंस, ये सब बात की गई। बाद में यहाँ पे बोला गया है कि मोदी जी द्वारा पुतिन जी को बताया जाना कि एरा ऑफ वॉर ये नहीं है, ठीक है। तो इसको एक तरह से एडमोनिशन किया है रशिया के वार का, इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें मोदी जी ने यहाँ पे। हाउएवर इट वुड बी रॉन्ग टू रीड मोदीज एंगेजमेंट विद पुतिन एज एनी काइंड ऑफ पब्लिक शेमिंग। तो किसी भी तरीके की पब्लिक शेमिंग की तरह इसको लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो एक्सप्रेशंस रहे हैं पुतिन जी के वो भी काफ़ी ज़्यादा उचित रहे थे, और उन्होंने बोला कि हम आपके कंसर्न को समझते हैं। चाइना का भी बोला है कि चाइना के कंसर्न को भी वो समझते हैं, और सीज फायर वगैरह होना चाहिए इसको वो भी मानते हैं। तो ऐसा उन्होंने थोड़ा बहुत स्वीकार भी किया है। तो ऐसा कोई ये है जो पब्लिक शेमिंग की तरह आप इसको ना लो, और इस तरह से इसको लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे अभी इंडिया के लिए बताया गया कि भाई इंडिया आने वाले टाइम के अंदर एससीओ को चेयर करने वाला है, G20 को चेयर करने वाला है, यूएनएससी के अंदर भी चेयर करने वाला है। तो काफ़ी सारे इंडिया के सामने चैलेंजेस रहने वाले हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए और एस जयशंकर जी के लिए अपने आप में काफ़ी हार्ड टाइम रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा हमें डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत अच्छे से लेके चलना होगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हैंडल करना होगा, क्योंकि हम मल्टीलैटरल हैं। एक तरफ से हम क्वेड जैसी कंट्रीज, क्वेड जैसे ग्रुप्स के साथ भी कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से हम एससीओ जैसे ग्रुप्स के साथ भी कनेक्टेड है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है थोड़ा और कॉशियसली अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके चलने की। और क्योंकि अब हम हेड भी करने वाले हैं एससीओ को, G20 को, है ना, और इन सभी जो इंपॉर्टेंट जो सीट्स हैं उनको, यूएनएससी की सीट को, है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हो काफ़ी डेलिकेटेड हो, है ना, और काफ़ी डेलिकेट हो, ठीक है। तो इंडिया पिच टू द एससीओ फॉर कनेक्टिविटी, और इसमें आगे बताया गया है फिर बाद में कि इंडिया के जिस तरह से अभी इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं, लाइक चाइना के साथ चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर इन सबको साथ में लेके चलना, और इन सभी जो अभी मतभेद हैं उन मतभेदों को थोड़ा दूर रखते हुए साथ में लेके चलना इंडिया की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हम हेड करने वाले हैं। हालांकि चाइना ने अपना समर्थन एक्सटेंड किया है इंडिया को, और चाइना ने बोला है कि हम अपना समर्थन आपको एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे समझना होगा कुल मिला के कि इन कंट्रीज़ को साथ में लेके चलना इंडिया के लिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की टेस्टिंग रहेगी एक तरह से। मीनवाइल न्यू दिल्ली विल आल्सो हैव टू बैलेंस इट्स टाइज कीपिंग द वेस्टर्न पार्टनर्स इन क्वेड एंड अदर ग्रुपिंग्स
है ना, रीअश्योर्ड स्पेशली एट द पोलराइजेशन बिटवीन द यूएस एंड ईयू कोलिशन एंड ए रशिया चाइना लेड कॉम्बाइन कंटिन्यूज टू ग्रो काइंड ऑफ। तो आप ये समझ चुके हैं इस एडिटोरियल के अंदर हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है बेसिकली।